नमस्कार दोस्तों, यूपी एकेडमिक क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं कक्षा 12 के मैट्रिक्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पिछले वीडियोज़ में हमने इसके और सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे राम ने 5 दर्जन आम, 8 दर्जन केले और 4 दर्जन संतरे क्रमशः 40 रुपया प्रति दर्जन, 25 रुपया प्रति दर्जन और 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। तो कुल फलों का दाम क्या होगा? इसको हमको लगाना है मैट्रिक्स से। देखिए, फल आप चाहें तो फल को इस तरह से एक पक्ति आव्यूह के रूप में लिख लीजिए, चाहे फिर दाम को पक्ति आव्यूह के रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम आम की बात कर रहे हैं। आम है 5 दर्जन, केला है 8 दर्जन और संतरा है 4 दर्जन। जबकि दाम, ध्यान दीजिए कि अगर एक को हम पक्ति आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो दूसरे को स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखना पड़ेगा। अगर हम देखें, यहाँ पर क्रमशः बोला है, यानी आम जो है 40 रुपये प्रति दर्जन है और फिर केला 25 रुपया प्रति दर्जन है और फिर संतरा 20 रुपया प्रति दर्जन है। ठीक, हम जानते हैं कि इनका और इनका गुणा करना है। और गुणा कैसे होता है? एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में तभी गुणा संभव है जब पहले में स्तंभ की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। देखिए, पहले में स्तंभ की संख्या, यानी आपको यहाँ पे एक स्तंभ दिख रहा है या एक पंक्ति, दाम को पहले रखना पड़ेगा। अतः कुल दाम बराबर 40, 25 और 20 इसकी प्रविष्टियां हो गई और इसकी प्रविष्टियां हो जाएंगी 5, 8 और 4। जैसा कि आप जानते हैं, गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें, देखिए इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, यानी कि पंक्ति का गुणा इसके स्तंभ में 40 गुणे 5 ही होगा, क्योंकि इसके एक स्तंभ में क्यों लिखे हुए हैं, इसके एक पंक्ति में क्यों लिखे हुए हैं। तो 4 5 20, यानी 225 वाटे 203, 20 चौके 80, सब मिला के 480 रुपये। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 गुणे 3 के क्रम, 3 गुणे 3 के क्रम का, 3 गुणे 3 के क्रम के कितने आव्यूह संभव हैं जिनकी प्रविष्टियां क्रमशः या फिर 0 या 1 है। यानी इसकी जो 3 गुणे 3 क्रम का अवयव होगा उसमें प्रत्येक अवयव या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3 गुणे 3 क्रम के अवयव में कुल 9 प्रविष्टियां होंगी, यानी 9 अवयव होंगे, 9 स्थान होंगे, कुल प्रविष्टियां होंगी। और हर एक प्रविष्टि को या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, यानी प्रत्येक प्रविष्टि को हम 2 प्रकार से बदल सकते हैं। प्रत्येक प्रविष्टि को 2 प्रकार से बदल सकते हैं। इसलिए 9 प्रविष्टियों को कितने प्रकार से बदलेंगे? 9 प्रविष्टियों को बदलने का प्रकार, यही जो है अवयवों के कुल प्रकार के बराबर होगा।
अवयवों के प्रकार के बराबर होगा। प्रत्येक अवयव को हम 2 बार बदल सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, सब मिला के 2 पर घाते 9, यानी 512 आंसर। इससे हमको ये पता चलता है कि इस तरह के जो अवयवों की संख्या होगी 512 होगी। अगर यही 0, 1 या एक और संख्या लग देता, यानी प्रत्येक को हम 3 प्रकार से बदल सकते, तब 3 गुणे 3 9 बार करते। इस तरह से इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त अवयव पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब हम लोग को पढ़ना है प्रारंभिक संक्रिया, और प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि प्रारंभिक संक्रिया क्या है। ये अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, आसानी से समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रारंभिक संक्रिया, प्रारंभिक संक्रिया सबसे पहला बात आप जान लीजिए कि प्रारंभिक संक्रिया केवल वर्ग अवयवों पर ही लागू होती है। वर्ग अवयव का मतलब जिनका जो कोटि है वह वर्ग के रूप में, यानी 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 4 गुणे 4 इस तरह से हो, तो वर्ग अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं लागू होती। प्रारंभिक संक्रियाएं हैं क्या? हम लोग क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक तरफ होता है LHS और दूसरी तरफ RHS। अगर हम इधर कोई संख्या जोड़े तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, यानी दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, दोनों पक्ष बराबर रहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर LHS में कोई मैट्रिक्स हो और RHS में कोई मैट्रिक्स हो, अब जो संक्रिया हम इसमें करेंगे वही संक्रिया इसमें करेंगे, तब इस तरह की क्रिया को बोला जाता है प्रारंभिक संक्रिया। इस तरह की क्रिया को बोला जाता है प्रारंभिक संक्रिया। और ये क्रियाएं क्या हो सकती हैं? देखिए, दोनों पक्षों में हम चाहे R1 इधर का लें, चाहे R1 इधर का लें, चाहे जो भी पंक्ति लें, चाहे स्तंभ लें, इधर की जिस पंक्ति में हम किसी भी अचर संख्या का गुणा करेंगे, RHS के भी उसी पंक्ति या स्तंभ में उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इधर 2 पंक्तियों को R1 R2 को जोड़ रहे हैं तो इधर भी R1 R2 को जोड़ना पड़ेगा। इधर हम C1 C2 को जोड़ते हैं तो C1 C2 को जोड़ना पड़ेगा। इधर हम R3 में से R1 को घटाए तो इधर भी R3 में से R1 को घटा सकते हैं। यानी जो संक्रिया हम इधर करेंगे वही संक्रिया इधर करेंगे। याद रखिए, दोनों पक्षों में समान संक्रियाएं करेंगे तब उसको बोलते हैं प्रारंभिक संक्रिया। इसका उपयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग शुरू में अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से करना पड़ेगा और बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कहाँ? जब हम अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे प्रारंभिक संक्रिया से, तब बोर्ड में अक्सर इससे 8 नंबर का प्रश्न पूछता है। बोर्ड में इससे 8 नंबर का प्रश्न पूछा है पिछले बार, फिर पिछले बार, फिर पिछले बार। तो आइए देखते हैं। प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम ज्ञात करना। देखिए, अगर कोई अवयव मान लेते हैं A है, तो इसके बराबर हम IA लिख सकते हैं या AI लिख सकते हैं। जहां पर I क्या है? I जो होता है यह एक तत्समक अवयव होता है। तत्समक अवयव आप जानते हैं, तत्समक अवयव में मुख्य विकर्ण में 1 1 1 रहता है, बाकी सब 0 0 रहते हैं। जैसे अगर हम तृतीय कोटि का I लिखना चाहते हैं, इसको I3 भी लिख सकते हैं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह तृतीय कोटि का है। अगर द्वितीय कोटि की आवश्यकता है तो I2 1 0 0 1, यानी मुख्य विकर्ण जो है हमेशा 1 1 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा, उसको हम I कहते हैं। अवयव की भाषा में इसका मतलब 1 होता है, यह 1 है 1, और 1 का गुणा हर कहीं रहता है, इसलिए हम A को जो है AI लिख सकते हैं, चाहे IA लिख सकते हैं। अवयव में I का मतलब 1 इकाई, तत्समक अवयव। ठीक, तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले किसी अवयव A के बराबर हम AI लिख लेंगे, चाहे IA लिख लेंगे। फिर इधर के A में और इधर के I में प्रारंभिक संक्रियाएं करेंगे। A को A ही लिखे रहने देंगे, इधर वाले को प्रारंभिक संक्रियाएं करेंगे। दोनों में जो क्रिया इधर करेंगे वही क्रिया इधर करेंगे, लेकिन
प्रारंभिक संक्रिया हम इस बात को ध्यान में रख करके करते हैं कि कई प्रारंभिक संक्रियाओं के बाद ये बदलकर आई हो जाए और ये ए अपने जगह रहेगा और ये जो आई बदल के कोई ना कोई दूसरा अवयव बन जाएगा, मान लीजिए बी बन जाएगा। अब यह जो अवयव बी बन जाएगा, अब ये रहा ए और ये रहा ए, यानी अब इस एक को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आई अपान ए इज इक्वल टू बी, और इसी आई अपान ए यानी 1/a को हम लिखेंगे ए इनवर्स बराबर बी। ध्यान से इस बात को अपने मन में, अपने दिमाग में इसको रख लीजिए, क्योंकि इसी की सहायता से हम प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। इस तरह की सवालें आती हैं बोर्ड में और इसको हम अभी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगला बात आप जो है ये ज्ञात करना जान लीजिए कि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं। आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं। सबसे पहली बात की वर्ग आव्यूह ही दिया जाएगा व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, और आव्यूह और प्रकार के आव्यूह का जो है व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जाता है। तो वर्ग आव्यूह जब दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए a11, a12, a21, a22, तो यह एक वर्ग आव्यूह हो गया। अगर इसके सारणी, हालांकि सारणी का अगला चैप्टर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके सारणी, यानी a11, a12, a21 और a22, यानी इसके पूरे के आंकिक मान को अगर ज्ञात कर लिया जाए और ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0, तब यह व्युत्क्रमणीय है। अगर ये 0 के बराबर है तब व्युत्क्रमणीय नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि a इज इक्वल टू आई ए लिखने के बाद हम इन दोनों में प्रारंभिक संक्रिया करते हैं, इधर में i हो जाएगा, इधर में a और b बचता है। तो अगर इस a को इधर लाते हैं तो ये हो जाता i अपान a इज इक्वल टू b। लेकिन इस a का मान अगर शून्य रहे, यानी जो सारणी जो अभी हमको निकालना है, व्युत्क्रम करना है, उसके सारणी का मान अगर शून्य रहेगा तो यहाँ पे आपको 0 रखना पड़ेगा। तो i बटा शून्य रखेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, और किसी भी अवयव का मान अनंत लेंगे तो वह जो है निर्धारित नहीं होगा। इसलिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी वर्ग आव्यूह का जब सारणिक का मान शून्य नहीं होगा तभी उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात इसके लिए हमको पहले चेक कर लेना होगा कि वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको कह दिया कि कोई आव्यूह A है 1, 5, 3, 4। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि तब तक आप प्रैक्टिस करिए, फिर जस्ट इसके अगले वीडियो में तृतीय कोटि के आव्यूह का जो व्युत्क्रम निकाल करके बताएंगे आपको। यहाँ पर 1, 5, 3, 4 है, 1, 5, 3, 4। देखिए, ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा वज्र गुणन, दो चरों के रैखिक समीकरण में। तो ठीक उसी तरह से वज्र गुणन, यानी वज्र गुणन इस तरह से होता है, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें। देखिए 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5, अर्थात 4 माइनस 8 बराबर -4 इज नॉट इक्वल टू 0। यह 4 -4 जो शून्य के बराबर नहीं है, अतः यह व्युत्क्रमणीय है। अगर यह व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, a इज इक्वल टू आई ए चाहे ए आई। तो a की जगह इम्प्लाइज है, a की जगह हमने 1, 5, 3, 4 प्रविष्टियां लिख ली इसकी। i की जगह हमने 1, 0, 0, 1 इसकी प्रविष्टियां लिख ली, और a को ऐसे ही छोड़ देना है। आपके ऊपर है, a को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रारंभिक संक्रिया कैसे करें? प्रारंभिक संक्रिया दो तरह से लगाई जा सकती है। एक r पर अप्लाई करके, r पर अप्लाई करके मतलब कि रोज की सहायता से, और एक जो है c पर अप्लाई करके यानी कॉलम्स की सहायता से। तो अगर r की सहायता से हम इसका व्युत्क्रम निकालने का प्रयत्न करेंगे तो याद रखिए कि मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयवों को पहले शून्य लाना है। मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयवों को पहले शून्य लाना है, उसके बाद इनको 1, 1 करना है, उसके बाद 2-3 संक्रियाओं में ऊपर के सभी शून्य हो जाते हैं। अभी एग्जांपल्स देखेंगे, समझ में आएगा। और अगर
सी की सहायता से अर्थात कॉलम की सहायता से हम निकालना चाहते हैं, तब मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयवों को शून्य लाने का प्रयत्न किया जाता है। सभी के सभी शून्य हो जाते हैं, उसके बाद सवाल आसानी से हल हो जाती है। कहीं कहीं जब पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में अगर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में ये जो है आर और सी दोनों का उपयोग एक साथ कर सकते हैं, परंतु अभी यहाँ पर आप केवल या तो आर से लगाइए या तो केवल सी से लगाइए। तो यहाँ पर हम आर से एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसको हम आर से लगाकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसको शून्य करना है। अभी आपको मैंने बताया जो संक्रिया इधर करेंगे वही संक्रिया इधर करेंगे। वो संक्रियाएं क्या क्या कर सकते हैं आप अपने बुक्स में देख सकते हैं, मैंने जो समझाया उसको समझ सकते हैं, या प्रैक्टिस पर जो है आकर आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर शून्य लाना है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, यहाँ पर 3 है। अगर हम इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटा दें तो 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा ना। ये रहा R1, ये रहा R2। सबसे पहले हमको इस तरह फॉर्मेट इसका लिख लेना चाहिए और यहाँ पर लिख लेना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम इसको करने जा रहे हैं कि ये R2 है, R2 टेंड्स टू क्या, R2 में से 3R1 घटाएंगे 3 का गुणा करने के बाद, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1। तो यहाँ पर R1 को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, R1 को सेम लिख देंगे 1 5, लेकिन यहाँ 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0 और 5 से 15 और 4 में से 15 घटाएंगे तो -11। सेम यही क्रिया यहाँ पर करना है, इसको 1 और 0 वैसे लिख देंगे और R2 माइनस 3R1 करेंगे तो 3 1 जा 3, 0 माइनस 3 यहाँ पे -3 और यहाँ पर 3 0 जा 0, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। आफ्टर दिस इसके बाद इसको हम 1 करेंगे। मैंने आपसे बताया ना R से हल करिएगा तो नीचे का पहले 0 फिर मुख्य विकर्ण को 1 करना है। यहाँ पर देख रहे हैं -11 है, ये R2 है, अगेन R2 टेंड्स टू -1/11 R2, क्योंकि -1/11 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 1 0। देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों में गुणा होगा 3/11 और यहाँ पर -1/11। अब यहाँ पर इसको हमको शून्य करना है। देखिए ये R1 है, मैं इसलिए लगा रहा, पता नहीं नीचे आ रहा होगा कि कैप्चर कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर लिखिए अगेन इम्प्लाइज दैट इसको R1 को इस 5 में से अगर इसको 5 का गुणा कर घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं इसका, जिस रूप में है उस रूप में। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम करने चल रहे हैं कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस 5, सॉरी R1 टेंड्स टू R1 माइनस 5R2। ये है 1, देखिए 0 का 5 0 0 0 5 में 5 5 गया 0 और इसको ऐसे 0 1 इधर, यही बात यहाँ पर करना है। यहाँ पे 1 है 1 R1, इसमें 5 का 5/11, तो 1 में से 5/11 जब घटा लेंगे 11 कम 11, 11 में से 5 गया 6/11, ऐसे करके लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 में से 5/11 यानी -5/11 तो हो जाएगा -5/11 और ये इसको ऐसे लिख देना 3/11 और -1/11। ठीक, अब देखिए अब ये हो गया आपका I इज इक्वल टू A इंटू 1/11, सब में से कॉमन कर लीजिए 6 -5 3 और -1 यहाँ पर लिख दीजिए और इस A को इधर करेंगे तो I/A हो जाएगा, I/A, इसलिए इसको आप A इनवर्स लिख सकते हैं, यानी A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11, प्रविष्टियाँ हैं 6 -5 3 और -1, इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इससे बड़े क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेकर आते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।